So 100 ml flask containing oxygen gas at 1.2 atm and 300 Kelvin is connected to 250 ml flask containing NO at 0.6 atm and 300 Kelvin. ठीक है, by means of narrow tube. ठीक है, when they are combined quantitatively to form NO2, finally NO2 dimerized partially into N2O4 and the pressure inside the flask was found to be 0.41 atm at the same temperature. Determine the percentage dimerization of NO2 is. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि मान लो एक कंटेनर है और या फिर एक सिलेंडर है जिसमें एक गैस ऑक्सीजन भरी हुई है और एक में NO भरी हुई है और हम उनको कंबाइन कर रहे हैं और उनकी रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्या उससे हम नंबर ऑफ मोल्स का कुछ आइडिया लगा सकते हैं, राइट? ठीक है, कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 6. ठीक है, so let's say we have written over here 100 ml flask containing oxygen. तो इससे आपको पता चल गया, पहले आप ड्रॉ कर लो. 100 ml 1.2 atm PV हो गया 300 Kelvin. So can we calculate N, है ना, PV by RT. मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ठीक है. You have to solve. दूसरे वाले में ऐसे ही NO 250 ml 0.6 atm 300 Kelvin and this is NO and यहाँ पे भी N निकाल लो. कितना आया कोई बताएगा? PV by RT से, है ना. ये वैल्यू कितनी हो गई? 100 into 100 ml है, 1.2 है. तो इफ यू आर गोइंग टू टेक इनटू लीटर, है ना, अगर इसको लीटर में लेंगे तो 0.1 हो जाएगा. तो 0.12 डिवाइड बाई 0.0824 इंटू 300, है ना. 300 केल्विन है ना, तो 24.63 कट हो, ये 24.63. ये कितना हो गया? 50 इंटू 0.6 150, तो ये हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाई, है ना, 324. अब व्हाट इज द रिएक्शन, है ना, बाय मींस ऑफ व्हेन दे कंबाइन क्वांटिटेटिवली टू फॉर्म NO2. अब NO2 बना दो, NO प्लस O2 gives, so half O2 gives NO2. तो अब आपको पता चल रहा है T इक्वल्स टू 0 पे कितने मोल्स हैं यहाँ पे. लेट्स से इस RT को भी एक, है ना, कुछ वैल्यू है ना, इसको लिख रहे हैं. तो यू कैन सी, राइट, अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स हैं. विच वन इज गोइंग टू बी लिमिटिंग रिएजेंट? तो क्लियरली ऑक्सीजन लुक्स, है ना, क्वाइट गुड. तो NO खत्म हो जाएगा पूरा. जितना NO खत्म होगा उतना NO2 बनेगा, है ना. 0.15 डिवाइड बाय 24.63 को रिएक्ट कराने के लिए, है ना, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिक्वायर्ड इज 0.15 डिवाइड बाय 2 into 24.63. ठीक है, और बनेगा कितना? 0.15 डिवाइड बाय 24.63. ये क्लियर है मोल कॉन्सेप्ट में? मतलब कुछ ऑक्सीजन ऐसी है जो अभी भी बची रह गई. हाँ, 1/12 ले लेंगे तो भी आसान रहेगा, तो वो 12 ऊपर आ जाएगा. अभी ठीक है, अभी ऐसे ले ले रहे हैं, राइट. हाउ मेनी मोल्स आर गोइंग टू बी अनरिएक्टेड और रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 0.12 डिवाइड बाय 24.63 माइनस 0.15 डिवाइड बाय 2 into 24.63. ले लो 24.63 कॉमन, तो into 2 लेट्स से, तो ये 0.24 माइनस 0.15 कितना आ जाएगा? 0.09. ठीक है, ये रिमेनिंग रह गए. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? Anyone who is not able to identify कि क्या हो रहा है यहाँ तक? बोलो. बोलो दिवांशु, एनी डाउट? एनीवन, एनी डाउट? ठीक है, अब ये यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे रफ में किया है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं. ये हमें NO2 मिल गया. अब
कंटेनर है जो भी ये जब दोनों जोड़े गए हमें NO2 मिला हुआ है और O2 मिला हुआ है। ऑब्वियसली अभी NO2 O2 की जरूरत नहीं है ना, किसकी जरूरत है, केवल आप ये कह रहे हैं NO2 से N2O4 बन रहा है, बट कितना बन रहा है वी डोंट नो। ठीक है, तो NO2 इज फॉर्मिंग N2O4, लेट्स से 2। तो मान लो लेट्स से 2x मोल्स जो है बन गए, 2x मोल्स N2O4 में बन गए। तो अब यहाँ बचे कितने, 0.15 डिवाइड बाई 24.63 माइनस 2x, बने कितने, x डिवाइड बाई, है ना, x मोल, सॉरी x मोल्स बन गए। तो अब जो फाइनल मिक्सचर होगा वो क्या होगा, है ना, फाइनली जो मिक्सचर होगा कंटेनर में वो क्या है फाइनली, इन दोनों को जोड़ दिया तो अब ये 350 ml हो गया। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट ही था 300 केल्विन, तो इसको इधर ही रखते हैं 300 केल्विन। इसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन है विच इज 0.09 by 2 into 24.63 ये मोल्स है। NO2 है विच इज x मोल्स, और NO है रिमेनिंग, सॉरी N2O4 है विच इज x मोल्स, एंड NO2 है विच इज 0.15 24.63 माइनस x। अब इन तीनों के मोल्स हम ऐड कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू, और यू कैन से कि इन सब के कारण जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इन्होंने बोला है 0.141 ATM। तो या तो उल्टा कर लेते हैं ना, प्रेशर इज नथिंग बट इक्वल्स टू nRT/V। तो प्रेशर इक्वल्स टू n की वैल्यू, n टोटल निकाल लेते हैं, प्रेशर पता है 0.41 n टोटल, V पता है 0.35, है ना, 350 ml 0.35, ये है 0.0821 इनटू टेम्परेचर इज 300। अब इससे देख लो, है ना, इससे ये दो हटाए तो ये हो गया 8.2 सॉरी 8.2 से ये 5 टाइम्स जाएगा, ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा, एन टोटल की वैल्यू आ गई है। तो फिर आर और टी के टर्म्स में ही रखो, सॉरी लेट्स कीप इन एन आर एंड टी, क्योंकि हमने ये 24.63 वाला टर्म रखा हुआ है। डू नॉट सॉल्व इट। एन टोटल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 0.35 into 0.41 डिवाइड बाई 24.63। नाउ कैन यू कैलकुलेट एक्स वैल्यू, इन सबको ऐड करोगे, यहाँ पे -2x है, सॉरी सबको ऐड कर दो, 0.09 by 2 into 224.63 प्लस x, और इधर से इसको ऐड करेंगे तो ये -x ही रह जाएगा, तो 0.15 24.63 minus x, and now you can calculate x की वैल्यू बस। ठीक है, सो 24.63 हटा दो पहले, तो 24.63 आ जाएगा। now you can just solve। ठीक है, आ जाएगा। अब आकाश, yes or no? तो अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, रुक जाओ अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा है कि परसेंटेज डाइमराइजेशन, है ना, मतलब जितने मोल्स, जैसे मान लो 100 मोल्स थे, मान लो लेट्स से, और उस 100 मोल से जो है ना केवल और केवल लेट्स से 40 मोल्स डाइमराइज हुए, सो यू कैन से 40%। तो यहाँ पे क्या करोगे आप निकालोगे 2x मोल जो डाइमराइज हुए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट, जो भी आए थे आपके, है ना, 0.15 समथिंग, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस उससे इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी तो ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यही करा है उन्होंने, इन्होंने मोल्स निकाल लिए यहाँ पे वैल्यू, फिर देख लिया यहाँ पे कि कितने मोल्स बच जाएंगे, है ना, इन्होंने तो वैल्यू लिखी हुई है, राइट, एंड प्रेशर आफ्टर रिएक्शन 2। तो रिएक्शन 2 का मतलब क्या है, ये दूसरी वाली रिएक्शन इन्होंने यहीं पे डाल दी है, जैसे हमने x बोले थे ना, है ना, तो सही कर दिया है। ठीक है, तो सॉल्व किया है, थोड़ा कैलकुलेटिव। अच्छा हाँ, एक और काम है, और इन्होंने एक काम अच्छा किया है, रादर देन कन्वर्टिंग इनटू लेट्स से मोल्स, दे केप्ट इन प्रेशर। ये भी आप अच्छा काम कर सकते हो, है ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन शायद बच जाएगी। हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स में निकाला ना सब कुछ, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन थिंक कि जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो उसके कारण इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना, वो भी समझा देता हूँ, और है ना अनदर मेथड जो इन्होंने समझाया वो यहाँ समझा देते हैं। मान लो ये मिक्स कर दिया, अब ये 350 ml हो गया, राइट, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप
का जो इन दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, राइट, तो पी टोटल निकाल लेंगे. पी टोटल इज बी टोटल एन टोटल, राइट. ठीक है, अब पी टोटल निकाल लो, फिर उसके बाद इनका पार्शियल प्रेशर का कंट्रीब्यूशन निकाल लो, O2 NO2. ठीक है, ये पी टोटल निकल जाएगा ना अभी. या तो ऐसे निकाल सकते हो एन टोटल आर टी बाई बी टोटल, राइट, इससे निकाल सकते हो. और आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. PO2 के लिए आपको क्या करना है, NO2 RT बाई बी टोटल यहाँ पे. सो यू जस्ट हैव टू टेक सम रिलेशन, इससे आ जाएगा, या फिर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, राइट. तो कुल मिला के जैसे ही आपका ये निकला, अब ये जो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि बाकी सब तो चीजें कांस्टेंट रहने वाली, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, बी कांस्टेंट रहने वाला है, तो सीधे सीधे पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है. तो बस यही काम उन्होंने यहाँ किया है. मतलब मैं क्वेश्चन का जो रिजल्ट है ना वो यहाँ समझा देता हूँ. मैंने ये पार्शियल प्रेशर निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, NO का O2 का, और इस पार्शियल प्रेशर को ये मोल्स की तरह यूज किया. क्यों? जैसे जैसे मोल्स खत्म होंगे वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर खत्म होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है ना. जैसे जैसे मोल्स खत्म होंगे प्रेशर खत्म होगा, है ना, प्रेशर कम होगा. क्यों? वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, सेम है. उस कंटेनर के लिए वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो बस ये प्रेशर निकाला है, ये प्रेशर निकाला है, 0 0. ये पूरा NO खत्म हो गया, ये इतना बच गया, राइट. इतना बच गया, इतना फॉर्म हुआ. फिर इसकी और रिएक्शन हुई. मान लो इसके 2x मोल्स के कारण प्रेशर P था, है ना. अब गैसेस अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे रखी हुई हैं, सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कंडीशन पे, तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल है. तो 2x मोल्स के हिसाब से प्रेशर था P, तो x मोल्स के हिसाब से प्रेशर हो जाएगा P/2. अब बस सबको जोड़ दिया, P/2 की वैल्यू निकल आई. तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, है ना, थोड़ा कम कैलकुलेशन है. डाइमराइज मींस, डाई मतलब क्या होता है? अभी तक मुझे यही क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो तुम? डाई मतलब क्या होता है? दो, है ना, दो. पॉलीमराइज मतलब मल्टीपल टाइम्स. डाइमराइज मतलब 2 टाइम्स, डबल हो गया कोई, है ना. तो ये NO2 को डबल कर दो तो N2O4 नहीं बन जाएगा? ठीक है, कितना समझ में आ गया? चलो गुड. तो आई एम श्योर कि ये सारे क्वेश्चन जो आपने करे होंगे ये थोड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे, है ना. और किसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट. भी जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो दोबारा इनको ट्राई करें, है ना. सॉल्व एग्जाम्पल है, जरूर सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट बनेगा. ठीक है, अब चलते हैं आगे. तो 7 तक हमने ये सॉल्व एग्जाम्पल करा दिए, अब आगे चलते हैं. यस, ऋषिका इज सेइंग समथिंग. यस, बोलो बेटा. Sir, I don't have a doubt in these questions. I had another doubt. Can I ask that? हाँ बोलो. Sir, we saw in Dalton's law that the pressure is equal to the partial pressure of the non-reacting gases. But हाँ, sir, if we put reacting gases in at the same temperature and pressure, then that pressure would be equal to the sum of the partial pressures, right? no 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 no. Let's say first understand, जैसे in this example you can see that NO and O2 are reacting, है ना. Okay. Yes. So okay, so what is happening over here is we are checking, let's say pressure कितना हुआ, है ना, and how many moles have been consumed, and according to that pressure will change. Yes. Now if you will see that the total pressure, है ना, total pressure before reaction was 1.2 and 0.6 atm, right. मान लो Yes. इनको दोनों को combine भी कर दें, let's say if the reaction is not happening, then the pressure will also come something, but this is definitely is going to be different than 0.41 atm. Sir, So so we when can we say are that. applying this partial pressure को add करने वाला concept कब apply करेंगे? When we are going to apply this addition of partial pressure. There are two things. Dalton's law is when we can add partial pressure, right? Okay. Yes. What is the Dalton's law? Dalton's law said that total pressure is summation of partial pressure, or when we can add partial pressure is जब when the reaction is not happening. So either before the reaction or after the reaction you can apply Dalton's law, but during the reaction, when the reaction is happening continuously, right, at that time you cannot Yes. say. Okay. And sir, pressure is additive quantity or not? The pressure is not additive quantity. Just imagine So in your let's say mind, let's say one room is there is another room,
let's break the ball. Pressure is going to add. Sir, the molecules will take up the whole pressure, but the pressure will not add, right? What you are saying? Are you able to understand what you are saying? So pressure will not Molecules add. Right? will take all the pressure means what? Sir, if we break the wall, the molecules will take up the whole volume, whole pressure of two rooms combined. So, but the pressure is not getting added. Molecules are going, number of molecules are going to add. See, first understand what is pressure. Okay, I have told you that molecules are randomly moving, and every let's say at any particular time, all these molecules are colliding with the walls, and we are saying that approximately equal number of, let's say, molecules are colliding per second, right? So the force exerted on each wall is going to be same, and that force divided by surface area is going to give you pressure, or unit surface area if you are going to say, you know. So at the unit surface area, if you are going to say what is the pressure is exerted, we will calculate, you know, what is the force is exerted, we will calculate pressure. फिर से समझ लो, what I am saying is all these molecules are, let's say, randomly moving at a particular time. The number of collision with the walls are going to be approximately same, you know, because we are saying randomness is there, so right. Yes. So let's say all the number of particles, let's say over here, number of particles colliding to this wall is going to be same than this wall. So we are calculating what is the pressure exerted. Pressure exerted divided by surface area is going to be, let's say, pressure. Force exerted divided by surface area is going to be pressure. So either we can say for the complete wall, or we can say, okay, at a particular, let's say, 1 unit surface area, we can check, okay, what is the total pressure exerted, and then we can say what is the going to be the pressure of gas. अब हो क्या रहा है, when we are, let's say, breaking, let's say these are the two rooms, we are breaking the ball over here. So number of moles added, and hence the volume is added. Okay. Yes. So PV equals to nRT में, right, number of moles and volume दोनों add हो गए, so pressure will not change. Pressure, temperature, these are not additive property, ये हम पहले लिखा चुके हैं, right? But sir, then how is Dalton's law applicable when pressure Dalton's is law not is added? saying कि number of moles खत्म हो गए ना, अच्छा, okay. है ना, Yes. number of moles खत्म हो गए, and let's say, see, after breaking this ball ना, total number of moles increased. कैसे? NO2 plus NO, है ना, these are total number of moles increased, right? Just after, let's say, combining it. Now they started to react. When they started to react, volume becomes constant. Volume तो change नहीं हो रहा है, right? Because we have already combined, right? अब क्या हो रहा है? These number of moles are decreasing, तो pressure will decrease. Okay. Yes. है ना? Pressure will started to, as the number of moles are going to, let's say, combine and will form, है ना? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? One molecule of O2, sorry, 2 molecules of NO and 1 molecule of O2 is forming 2 moles of NO2. So obviously number of 3 molecules are forming 2 new molecules, right? Yes. So number of molecules are decreasing, then pressure overall, let's say, pressure is going to decrease. Yes. Okay. Now tell me, what is your doubt? So my doubt was that there is also one more law, right? That if you put reacting gases together, the pressure would be equal to the partial pressure of the constituent gases. But in the Dalton's law, it is for non-reacting gases. So if we even though I will tell you, even though the gases are reacting, so after the reaction we can apply now. You know, already the reaction, whatever condition is there, now we are saying, okay, the reaction is over, right? Okay, so Reaction after is the over. reaction, So at that time, now the number of molecules are not, let's say, colliding, or let's say reacting. So this is what is happening. कि NO तो पूरा खत्म हो गया, अब बचा क्या? O2 बचा, right? And NO2 is not going to react with O2, so that's why you can say, okay, the reaction is completely over. NO2 and O2 are forming non-reacting gases mixture, and hence, you know, we can apply. Okay, got it, sir. So okay, I'll give you a little more clarity with one question. Let's say, write one question and a similar question, and then we'll move ahead and we'll do discussion.
A 500 ml bulb, क्वेश्चन है, a 500 ml bulb or container is filled with methane at a pressure of 1 atm and oxygen at a pressure of 4 atm. So let's say you can imagine there is a, let's say, container जिसमें methane and oxygen are simultaneously present. Pressure due to methane is 1 atm, so this is going to be partial pressure, and this 4 atm. At that instant, before reaction, the pressure is 5 atm. But let's say somebody has, है ना, इसमें एक हमने इसको जला दिया, राइट, इग्निशन स्टार्ट कर दिया, राइट, एक मैजिस्टिक जला के डाल दी इसके अंदर. What will happen? Reaction will start to occur, right? तो अब जब रिएक्शन हो रही है, that time, right, you can see कि pressure is not going to remain constant. It is not going to be 5 atm, right? As the number of molecules of CH4 and oxygen are going to, है ना, decrease. तो अब आगे चलते हैं. At 27 degrees Celsius, the mixture is then exploded. When the reaction CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O liquid, ठीक है, occurs, calculate the final pressure at 27 degrees Celsius, aqueous tension at 27 degrees Celsius is 26.7 mm. ठीक है, तो मैं एक्वस टेंशन के बारे में आपको समझाऊंगा क्या है एक्वस टेंशन, बट दे आर आस्किंग कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर. ठीक है, तो अभी आप बिना एक्वस टेंशन के आपको प्रेशर बताना है कितना है, राइट? पहले इतना करो. दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टेल मी कि क्या बात नहीं समझ में आई, राइट? जितना भी CH4 है वो O2 से कंबाइन हो गया, इतना हो गया. यू जस्ट हैव टू चेक हाउ मच CH4 एंड O2 आर गोइंग टू रिमेन एंड हाउ मच CO2 इज देयर, है ना? इनमें से एक चीज बचेगी, आई थिंक ऑक्सीजन ही बचेगा. ऑक्सीजन और CO2 ये क्या बनाएंगे, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर बनाएंगे. तो एट दैट पॉइंट हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे. अच्छा, इवन दो मान लो रिएक्शन हो भी रही है, लेट्स से एक और बात, जैसे मान लो, imagine before we are, let's say, moving ahead, and I will take your doubt, Suraj, wait. CH4 plus O2, let's say, just assume कि यहाँ पे 100 molecules हैं और यहाँ पे 200 molecules हैं, just assume, okay. इन 100 molecules के कारण मान लो प्रेशर 1 atm है और इनके कारण 2 atm, let's say. At that moment the total pressure we can say 3 atm. Now reaction started. CH4 plus O2 is forming, let's say, 2O2 is forming CO2. Let's say at any certain point of time, let's say t is equals to 10 minutes and the reaction is not completed, let's say. The number of molecules are over here, let's say 50 or 100. तो क्या हम यहाँ पे total pressure लिख सकते हैं? Yes, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? Though the reaction is not completed, जितने भी number of moles यहाँ पे हैं और जितने भी number of moles यहाँ पे हैं, उन सब के कारण pressure हम निकलेंगे. उसके कारण let's say pressure is going to be, है ना, let's say 0.5 atm, the pressure is going to be 1 atm, and then we will say okay, है ना, ये मैंने just इसके हिसाब से लिख दिया है, 100 के कारण 1 atm था, तो like that. ठीक है, तो यहाँ पे अब total pressure क्या हो जाएगा, 1.5 atm. As the reaction will proceed, let's say reaction जो है ना अभी 20 मिनट के बाद खत्म हुई, and when this has been finished, ये 0 atm हो गया और ये अब कितना, ये भी 0 हो गया, let's say, तो यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं, 300, let's say 3 atm.
150, let's say 1.5 ATM, 2 ATM. ठीक है, यहाँ 4 ATM था शुरुआत में, अब now it is 2 ATM. Let's say after 10-20 minutes the reaction is completely, let's say, over. ये 0 हो गया, अभी यहाँ पे 100 बचा, तो प्रेशर क्या होगा, इन 100 के कारण आ जाएगा, इन 100 के कारण पार्शियल, let's say, pressure is going to be, है ना, 1 ATM. Are you getting my point? कि आपको प्रेशर, कभी भी आप प्रेशर जोड़ सकते हो. Let's say if you already know the mixture, ठीक है, तो भी आप प्रेशर जोड़ सकते हो जस्ट बाय अज्यूमिंग कि एट दैट पॉइंट रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो चुकी है. तो जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा होता T इक्वल्स टू 10 मिनट पे प्रेशर बताओ, दो द रिएक्शन इज स्टिल कैरिंग ऑन, आई वुड हैव सेड कि यार अच्छा ठीक है 10 मिनट पे ये लगभग इतनी रिएक्शन खत्म हो चुकी होगी. नाउ दिस वुड हैव बीन रिमेनिंग, है ना. तो इस पॉइंट पे है ना, इट्स नॉट कांस्टेंट, इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, 2 ATM हो जाएगा, राइट. But obviously that pressure is going to change. ये बात समझ में आई, ये कंफ्यूजन जो बन रहा है अगर किसी को नॉन रिएक्टिंग रिएक्टिंग का, वो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, से यस और नो. कुल मिला के प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है ना. द प्रेशर इज कमिंग ड्यू टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने कोलिजन होंगे, उतने एक्सर्टेड प्रेशर होगा. सो एट व्हाटएवर कंडीशन दे आर आस्किंग, यू जस्ट हैव टू चेक कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स लेट्स से बचे हैं, एंड देन यू कैन से व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल प्रेशर. अरे यस और नो तो बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया. ऋषिका ने बोल दिया, बाकी लोगों ने नहीं बोला है. यस भाई, ये बात समझ में आ रही है. अच्छा, अब इसमें एक और बात होती है, अब मैं बताता हूँ ट्रिक कहाँ है ना. मैं उसमें वो भी बताता हूँ कि ट्रिक कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम आती है. थोड़ा इमेजिनेशन जरूरी है. द मोमेंट यू स्टार्टेड टू इमेजिन ना, यू कैन अंडरस्टैंड, अच्छा हाँ ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा. लेट्स से थिंक, जैसे मान लो एक कोई कंटेनर है, राइट. अंदर यहाँ पे लेट्स से गैस है कोई. हाउ यू आर गोइंग टू मेजर व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस? How you are going to measure if the pressure of gas? So you are going to measure only at that time when the pressure is let's say constant. If pressure is keep on changing, you cannot certainly say this is the pressure. ठीक है, फिर से मेरी बात सुनो. Let's say if I am saying what is the pressure, so when the pressure is constant, अब pressure constant कैसे होता है वो भी समझते हैं. तो ये थर्मोडायनेमिक्स में वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. वी आर गोइंग टू यूज इट. मूवेबल पिस्टन, जैसे अज्यूम कि एक यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, एक वॉल जो है ना इस पूरे कंटेनर की, वो मूवेबल है, which can move, and that is massless. If we have to measure the pressure, what we are going to do is we are going to apply that much pressure over here, है ना. मान लो हमने यहाँ ऊपर ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए हैं जिनके कारण मास लग रहा है mg, and you can apply mg by area of cross section, then you can calculate pressure. समझ में आया. हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं and we are trying to check. Wait, let me finish completely, then I'll take your doubt. We are applying the pressure and then we are checking ki whether this piston is moving downward direction, upward direction, or remain constant. If let's say the piston is moving downward direction, that means कि ये वाला प्रेशर अभी ज्यादा है प्रेशर ऑफ गैस से, राइट. ये वाला प्रेशर ज्यादा है प्रेशर ऑफ गैस से, तभी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. कब तक जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? टिल व्हेन दिस इज गोइंग टू गो इन व्हाट डाउनवर्ड डायरेक्शन, टिल द टाइम प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स इक्वल्स टू प्रेशर एक्सटर्नल. ये मूवेबल पिस्टन है, रिमेंबर दिस इज मूवेबल पिस्टन. इट कैन गो अप डाउन एनीवेयर, राइट. So when the pressure of gas is going to become equals to pressure of external pressure, it is going to be, let's say, at the constant level. Okay, now it is not moving. So जैसे हमें अब हमें ये right this P external we know actually because we are applying. तो हम बोल देंगे कि okay the pressure of gas is going to be like this. ऐसे ही pressure measure करते हैं. जो measure करने की टेक्निक है ना, उसमें यही होता है, right? That's how measure it. कि अंदर गैस में प्रेशर कितना है, तो उसमें एक सैंपल रहता है, राइट. उससे गैस जाती है एंड देन, राइट. तो एनीवे जस्ट दिस इज द कॉन्सेप्ट कि एक्सटर्नल प्रेशर जितना होगा उतना प्रेशर गैस हो जाएगा.
ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा यहाँ प्रेशर ऑफ गैस कम था और यहाँ प्रेशर ऑफ गैस बराबर कैसे हो गया, तो यू कैन अंडरस्टैंड वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा था, राइट, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। और अनदर थिंग यू कैन डू इज, अगर आपको इसी कंडीशन में प्रेशर नापना है तो यू स्टार्टेड टू रिमूव वेट्स ओवर हियर, है ना, आप यहाँ पे इसका वेट हटाते जाओगे, ऐसे ब्लॉक्स कई सारे हैं ना, कम करते जाओगे एंड यू विल चेक ओके इट इज मूविंग अप और डाउन। तो जो प्रेशर ऑफ गैस मिल रहा है वो आपको एक्सटर्नल प्रेशर के हिसाब से मिल रहा है, और आप श्योर तभी हो सकते हो जब आपका प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट है। तो रिएक्शन जब हो रही होती है तो वहां पे प्रॉब्लम यही हो जाती है, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली रिएक्शन हो रही है ना अभी तक, सो द प्रेशर टू एटीएम विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, है ना, ये घट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो और रिएक्ट कर लेंगे एंड देन, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इस पॉइंट पे क्या होगा प्रेशर, तो हम मान लेंगे कि ठीक है इस पॉइंट पे इतनी रिएक्शन हो चुकी होगी एंड दिस इज द प्रेशर। अगर उन्होंने बोला कि पूरी रिएक्शन खत्म होने के बाद बताओ तो हम बता देंगे। Simple meaning is Dalton's law meaning is that you have to just add the number of molecules or moles, and according to that you have to apply PV equals to nRT and find the total pressure. तो इतनी सारी बातें जो बताई वो से क्लियरिटी हो गई या कंफ्यूजन हो गया? अब डाउट ले लेते हैं। यस बोलो सूरज। सर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, और क्या फाइंड क्वेश्चन तो आउट? क्वेश्चन अभी हम फिर से समझा देंगे क्वेश्चन, और बताओ क्या कह रहे हो? बस ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन में क्या है कि CH4 और O2 जो है ना वो एक साथ कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो CH4 के मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे। रिएक्शन का मींस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन? CH4 will started to converting into CO2, हाँ या ना, बोलते जाओ ना। हाँ हाँ हाँ, तो CH4 खत्म हो रहा है, CO2 बन रहा है, एक नई गैस बन रही है। तो इन द केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स, है ना, और यू कैन सी ओवर हियर, है ना, 1 molecule of CH4 and 2 molecule of O2 खत्म हुए, and how many molecules of CO2 appeared? 1 molecule of CO2 appeared. तो यहाँ पे लॉस ऑफ मॉलिक्यूल हो गया ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। So you have to just have to find how many number of moles of CH4 are remaining, and according to that, and how many, let's say, moles of CO2 are going to remaining, and then you have to apply partial pressure concept के इसके number of moles इतने बचे, इसके number of moles इतने बने, and what is going to be the total pressure. अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, मैं अभी सॉल्व करूंगा तो भी समझ में आता है। ठीक है।
Okay, let's solve. हाँ भाई Faisal. Faisal, you are saying anything बेटा? अच्छा समझ में आ रहा है फैजल? फर्स्ट टाइम यू आर, मतलब मेरा इंटरेक्शन हो रहा है तुमसे. हाँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर? या सब बाउंस हो रहा है तुम्हें? मैंने अपना वीडियो पॉज किया था, आई डोंट नो, हो सकता है. अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है? अभी मैं फिर से समझाऊंगा. तो अच्छा ये बात, एक मिनट, आई विल टेक अ पोल. जो अभी मैंने समझाया तो मुझे पता चल जाएगा. आई विल टेक अनदर पोल कि अभी पहली बार में कितने लोगों को ये बात समझ में आई. जो अभी मैंने समझाया, जितनी भी एक राम कहानी मैंने बताई, एंड यू आर गेटिंग क्लैरिटी. से यस और नो, सिंपल. यस मतलब हो गई, नो मतलब नहीं हुई. क्या वो बताया ऊपर से? फास्ट 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 पोल करो यार. जनता की आवाज सुननी है भाई, क्या हो रहा है? इट्स अ क्लोज फाइट नाउ. 51 समझ में आ गया. 50 आर सेइंग नहीं आया. कोई नहीं, बताऊंगा ना, बताऊंगा. हाँ बोलो औरांश. आफ्टरनून सर. हम्म. सर आपने अपना वीडियो पॉज किया था क्या 10 मिनट के लिए? क्योंकि अरे 10 नहीं नहीं, मिनट से मुझे कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी और मतलब. अरे मैंने क्वेश्चन दिया है बस सॉल्व करने के लिए, अभी बस इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक नहीं सर, है? मतलब जब वो कोई तो आपसे पूछा था ये क्वेश्चन का, आप फिर से एक्सप्लेन करोगे तब तब अपने शायद. अरे भाई अभी बता रहे हैं. मेरे को माफ कर दे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो ओके, चले. 53 आर सेइंग कि ओके हम समझ में आया, और 47 आर सेइंग समझ में नहीं आया. विल चेक दीज रिजल्ट्स लिटिल बिट लेटर, ठीक है? चलते हैं. So okay, now let's understand this question again. So they are saying okay, over here solution है 500 ml है and 27 degree Celsius है, 180 ml, 480 ml. So CH4 is present at 180 ml and oxygen is present at 480 ml. So can you calculate number of moles? So N is equals to PV by RT. So NCH4 is equals to P 180 ml, V, let's say V को V रहने देते हैं क्योंकि वॉल्यूम नहीं रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, let's say 0.5 ml. कौन सा वॉल्यूम लेना है, किस कंटेनर में ये लोग प्रेजेंट है? कुछ कंटेनर 500 ml में, तो मैंने आपको बताया था, है ना? वॉल्यूम अवेलेबल फॉर CH4 is going to be complete 500. Volume available for oxygen is also going to be complete 500 ml, right? So 0.5 divide by R and T. T की वैल्यू कितनी है? 300. कितना आ गया? CH4. NO2 कितना है? 4 into 0.5 divided by 300. तो ये आ गया आपका, right? 2 और ये 0.5 and CH4 0.5 divided by 300 R, और ये हो गया that is NO2 2 divided by 300 R. What is the question? Question is saying कि इनमें explosion हो गया and then this reaction happened. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. At T equals to 0, equals to 0 means before reaction, number of moles was 0.5, 300 R. The number of moles was 2,
300 R and this is 0 and 0. तो यहाँ मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि यू हैव टू राइट द रिएक्शन लाइक दिस. आपको पता है इसके 1 से 2 रिएक्ट करेंगे तो इतने से कितने रिएक्ट करेंगे, हाउ मेनी आर गोइंग टू रिएक्ट, है ना. तो रिएक्टेड मोल्स कितने हो गए, so we can say 0.5 divided by 300 R and इससे कितने करेंगे तो 0.5 into 2 तो 1 divided by 300 R. और यहाँ बनेंगे कितने, how many moles are going to let's say produce. so CH4 के एक मॉलिक्यूल से 1 मोल O2 बन रहा है, CO2 बन रहा है तो 0.5 300 R and 2 moles H2O बन रहा है, but this is liquid, you have to be careful in this part. It's going to be liquid. तो ये हो गया आपका 1 divided by 300 R. These are the number of moles. तो remaining कितने हुए finally, initial इतने थे, इतने हो गए तो ये खत्म हो गए 0. ये 2 divided by 300 R थे, अभी 1 divided by 300 R reacted. So how many remaining, 1 divided by 300 R, 0.5 divided by 300 R and यहाँ पे ये बचे 1 divided by 300. ये सारे नंबर ऑफ मोल्स बचे, है ना. दीज आर द रिमेनिंग. किसी को इसमें कोई दिक्कत है टिल हियर कि क्या किया हमने, है ना. थोड़ा सा लिखने में जरूर अजीब लग रहा है, आप x और x के टर्म्स में भी लिख सकते थे, राइट, एंड फिर x की वैल्यू डाल देते हैं. H2O लिक्विड है, अभी इसका कॉन्सेप्ट आया नहीं है ना. बस अभी तो हमने बस ये नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, ठीक है. इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बना, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बना. सिंपल, वी हैव रिटन लाइक दिस, ठीक है. सूरज, अंडरस्टूड. हाउ रिएक्टेड 2O2 इज 1 by 33 R. 33 R कहाँ लिखा हुआ, 1/300 R ना. इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं ना, 1 से 2 रिएक्ट करते हैं तो x से 2x रिएक्ट करेंगे. x की वैल्यू है 0.5 डिवाइड बाय 300 R, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सृष्टि, समझ में आया. ओके, राइट. बोलो भाई. So we can use PV is equals to nRT on CH4 and O2 separately also to find moles. Then we can use Dalton's law, that is pressure is equals to. So they are not asking na over here the total pressure. They are not asking. They are asking after, let's say finally. तो अच्छा, आप partial pressure के terms में बोल रहे हो? Yes. Because if we find moles, then we know the mole fraction, and we can use Dalton's law also. So yes, you can apply over here. Now you So can that calculate mole fraction. But देखो जो सबसे आसान तरीका है ना, सबसे सिंपल अभी, right, we can do a lot of things, but सबसे आसान तरीका है भी number of moles खेलते हुए आए हम लोग, है ना. मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे आसान, सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है वो है मोल्स वाला मेथड. When we are getting a let's say comfortable in the mole method, then we can go to and switch to partial pressure and everything. मोल मेथड थोड़ा सा लेंथी है बट सिंपल है और हम उसको जानते हैं, समझते हैं, राइट. बेटर, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, ठीक है. Okay, sir. नाउ एनीवन, है ना, एवरीवन अंडरस्टूड ना कि यहाँ पे मोल्स कितने थे. सिंपल, एंड वी हैव रिटन लेट्स से मोल्स, इतने मोल्स कैलकुलेट मतलब ब्रेक करेंगे, इतने मोल्स भरेंगे, लाइक दैट. सो नाउ द कंडीशन इज कि अब जो कंटेनर था उसमें CO2 पूरी खत्म हो चुकी है एंड O2, CO2 और वाटर बचा है. सो जस्ट इमेजिन इन योर माइंड कि यहाँ पे कुछ ऐसे हल्का फुल्का वाटर है और यहाँ पे ये CO2 और O2. तो अब जो प्रेशर आएगा वो किसके कारण आएगा, CO2 और O2. CO2 एंड O2 कितनी कितनी है, हाउ मच CO2 एंड O2 आर देयर. अच्छा, वाटर तो लिक्विड है, इसके कारण प्रेशर तो आएगा नहीं, है ना. गैस वाला प्रेशर नहीं आएगा, मतलब इसके मोल्स यहाँ यूज नहीं होंगे. इसके कारण आता है वेपर प्रेशर, उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन. उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ी देर में आ रहे हैं, ठीक है. तो पहले हम क्या करते हैं, गैस के कारण प्रेशर निकाल देते हैं. प्रेशर ड्यू टू गैस कितना हो गया, गैसेस मिक्सचर, प्रेशर ड्यू टू गैसेस मिक्सचर, तो कितना हो गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर, 1.5. तो 1.5 300 R into 300 R
V की वैल्यू कितनी थी 0.5, तो P टोटल आ गया आपका इतना, से ये कट गया 300R कट गया और ये इससे 3, तो P टोटल आ गया आपका 380, मतलब P टोटल मतलब P गैसेस मिक्सचर। ठीक है, समझ में आ गया। गैसेस मिक्सचर के कारण टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने ऐड कर दिए हैं, CO2 एंड O2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो गए ना अभी, CO2 और O2 के मोल्स ऐड हो गए। वाटर जो है वो लिक्विड है, यहाँ पे आपको रिमेंबर याद रखना है ना, लिक्विड है, लिक्विड के कारण तो प्रेशर नहीं आएगा ना, लिक्विड के कारण एक दूसरे तरह का प्रेशर आता है, उसको हम बोलते हैं पार्ट वेपर प्रेशर, तो उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। वाटर का रोल क्या है उस पर थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। गैस के कारण लगने वाला प्रेशर इतना है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स लिख लिए। ठीक है, अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सर जो ये वाटर है उसके कारण जो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा वो कितना होगा, तो वी कैन चेक, है ना, वो वैल्यू हम देख सकते हैं। लेट्स से तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, राइट, सो वी कैन चेक हाउ मेनी मोल्स आर देयर, सो दीस नंबर ऑफ मोल्स आर, लेट्स से अभी मैं R को 12 लिख लेता हूँ, 1/25 मोल्स, इसमें मास कितना हो गया 1/25 into 80, so that is approximately, if you are going to solve, then how many grams are going to be there, अगर आपको कैलकुलेट करना भी पड़े तो यू विल से 0.7 ग्राम, तो जो लॉस होगा वो 0.7 ml का होगा, विच यू कैन नेग्लेक्टेड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें जो वाटर का लेट्स से वॉल्यूम है, वाटर के कारण जो वॉल्यूम बनेगा, मोल्स के कारण जो वॉल्यूम बनेगा वो इतना नेग्लेक्ट होगा कि मतलब इतना कम होगा दैट यू कैन नेग्लेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया? किसी ने पूछा था। हाँ ठीक है, तो हम वाटर जब भी बनेगा तो उसका वॉल्यूम नहीं लेंगे, है ना, वी विल नॉट काउंट। अब वाटर के कारण क्या होगा वो हम समझते हैं, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यहाँ पे याद रख लेते हैं नोट करके, वेपर प्रेशर मीन्स, वेपर प्रेशर और यू कैन से एक्वस टेंशन, दैट इज pressure exerted by water vapors, और कोई भी लिक्विड होगा, है ना, एनी लिक्विड, है ना, वाटर वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन, है ना, एट सैचुरेटेड कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो लेट्स से जब भी हम वेपर की बात, वेपर प्रेशर की बात करते हैं, जब भी हम लेट्स से वी आर सीइंग इवेपोरेशन, थोड़ा सा वेपर प्रेशर को और समझते हैं, द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। मान लो कहीं पे एक कंटेनर है और यहाँ पे लेट्स से पानी, लेट्स से, है ना, वाटर इज प्रेजेंट, तो एट नॉर्मल टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इज some water molecule which are present at the surface, है ना, some water molecule which are present at the surface will have more energy. These molecules which are present at the surface can have more energy because of the collision, है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लिक्विड्स में, तो जो सरफेस पे हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी आ सकती है थ्रू द कोलिजन और अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर कंडीशन, है ना, जो भी टेम्परेचर है उसके कारण, एंड देन दे कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस, and this is called evaporation. This happens, right? This happens at every temperature. So if the temperature is going to be very low, then the number of particles, let's say, escaping is going to be less. If the temperature is going to be high, the number of particles are escaping are going to be high. Okay, so some, let's say, particles, some number of, let's say, water molecules are escaping over here, and that is called evaporation. Okay, now what will happen, let's say we close this container. If we are going to close the container, what will happen, the water molecules will start to, which are in vapors, है ना, so vapor molecule, है ना, या steam molecule, whatever you want to say, है ना, which are present in
let's say vapor, as a vapor, है ना, ये गैस में जो है, they are starting to exert some pressure because they are going to move randomly, and the pressure exerted is going to be partial pressure due to water. It is not vapor pressure, it is partial pressure. As the time passes, what will happen? देखो शुरुआत में यहाँ पे क्या था, बहुत कम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थे, so this is called unsaturated condition. The evaporation is keep happening, है ना, evaporation होता रहेगा, है ना, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, राइट, ठीक है, और फिर एक टाइम पे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होने लग जाएगा, है ना, कुछ नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स वेपर में जा रहे हैं और कुछ वेपर से पार्टिकल्स लिक्विफाई हो रहे हैं. जिस पॉइंट पे ये कंडेंसेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंडीशन. क्या? द पॉइंट एट विच रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप होके गैस वेपर में पहुंचे, वैसे वैसे कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा या नहीं? कंडेंसेशन समझते हो ना आप लोग? एवरीवन अंडरस्टैंड? कंडेंसेशन होगा, है ना. जैसे अभी कभी आप वाटर को लेट्स से थोड़ा धीरे भी बॉईल कर रहे हो, जैसे बॉईल कर रहे हो, और उसको उससे वेपर्स बन रही है, ऊपर जा रही है. अब जैसे ही उस पर प्लेट रख दोगे तो क्या होगा? प्लेट रखोगे तो फिर क्या होगा? कंडेंसेशन एकदम से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, राइट राइट, है ना. मैं बॉईल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हल्का हल्का धीरे से ही, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो तो भी अगर आप देखोगे तो आपको कंडेंसेशन दिखेगा. तो जिस पॉइंट पे कंडेंसेशन और इवेपोरेशन बराबर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंडीशन. मींस यहाँ जो वेपर में जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाटर के हो सकते थे यहाँ पे वेपर में, वो ऑलरेडी रीच हो चुके हैं. यही है ना सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब. सैचुरेटेड कंडीशन आपने सॉल्ट में पढ़ी है कि हम यहाँ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, राइट, ये सॉल्युबल होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के पे सॉल्युबल होना बंद हो जाएगा, एंड देन इट स्टार्टेड टू अपीयर एट द बॉटम. सेम थिंग यहाँ पे भी हो रही है. अब जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप डालोगे उतना अमाउंट ऑफ सॉल्ट यहाँ पे, है ना, उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. तो वैसे ही जितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे इवेपोरेट होगा उतना यहाँ कंडेंस हो जाएगा. द कंडीशन रिक्वायर्ड इज क्लोज कंटेनर. अगर मान लो कंटेनर ओपन रहेगा तो फिर पूरा यूनिवर्स ही एक कंटेनर बन गया, है ना, पूरा यूनिवर्स ही एक कंटेनर बन गया, और वो कभी सैचुरेट नहीं हो सकता, राइट. It will always remain unsaturated. समझ में आया? तो इसीलिए लगातार इवेपोरेशन होता रहता है, नेवर स्टॉप्स, है ना. इवेपोरेशन कभी रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ओपन कंटेनर रखेंगे तो पूरा यूनिवर्स जो है ना, वो आपका कंटेनर हो गया, है ना. तो फिर सैचुरेशन कभी आएगा नहीं, फिर वो चलता रहेगा, राइट. समझ में आ गया? अभी so at the saturated condition, whatever the partial pressure will come, that is called vapor pressure or aqueous tension. ठीक है, तो partial pressure क्या है? Pressure exerted by water, let's say vapors, partial pressure. और vapor pressure क्या है? Pressure exerted by water vapors at saturated condition. Understand the difference? समझ में आया ये? अब ये जो पार्ट वेपर प्रेशर होता है, that is having one property, that it will remain constant at constant temperature, it will not change. ठीक है, तो दो तीन बातें आप समझ लो पहले, है ना, before we are moving ahead. Just write 2 or 3 things. पहली चीज तो ये लिखो, partial pressure of water is pressure exerted by water vapor, and vapor pressure is pressure exerted by water vapor at saturated condition. You can understand the difference, vapor pressure, partial pressure. ठीक है, ये दोनों बातें लिख ली हमने. सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब ये लिख लो, सैचुरेटेड कंडीशन मींस, है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन. सैचुरेटेड कंडीशन किस में आएगी? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो क्लोज कंटेनर.
will not happen in open container. Or saturated condition means rate of evaporation is equals to rate of condensation. तो जिस रेट है, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, रेट का मतलब समझते हो ना, how many number of particles are evaporated, that many number of particles are going to condense. ठीक है. Hence vapor pressure will be constant at constant temperature. तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. Saturated condition and equilibrium are same, yes. Over here, yes. Salt में भी saturated and equilibrium condition same. So vapor pressure will be constant at constant temperature. अब लिखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना लिख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो फिर से, वेपर प्रेशर does not depends on volume of container, pressure of gas, amount of liquid, surface area of liquid. Surface area of liquid surface. So it does not depends on any of these things. कि कंटेनर कितना बड़ा है, राइट? अगर कंटेनर बड़ा है तो राइट, उसको सैचुरेटेड होने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना. जैसे कहीं कंटेनर बड़ा है और उसमें पानी ज्यादा डाल दिया आपने, तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालोगे, शुगर डालोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो बढ़ जाएगा, है ना, राइट. वो अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, बट अमाउंट पर लीटर सेम रहेगा, है ना. ज्यादा अमाउंट लेने से सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ेगा, है ना, पर लीटर सेम रहेगा. वैसे ही यहाँ पे, इफ यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ लिक्विड ओवर हियर, राइट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज. Rate of evaporation will increase. Surface area surface area of liquid surface. ठीक है. So if you are, let's say, if you are, first we are going to understand कि if you are going to, let's say, have different size of, let's say, container. So if you are having different size of container, the time taking to reach the saturated condition will be more in comparison to, let's say, small size of container. ठीक है. So vapor pressure does not depends on volume of container, amount of liquid, how many, let's say, how many ml of liquid is present. No, does not depends on the pressure of gas either. In fact, pressure of gas has no relation with the evaporation of water. ठीक है. And the pressure and the surface area of liquid surface. The number of, let's say, if the surface area is going to be more, then we will say the rate of evaporation will be high, but not the vapor pressure. So you can write, you know, you can write next point, as surface area increases, the rate of evaporation increases. बट वेपर प्रेशर एक तरह से सैचुरेटेड कंडीशन में प्रेशर है ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो सैचुरेटेड कंडीशन जल्दी पहुंच जाएंगे हम, राइट. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज बट वेपर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. सो वेपर प्रेशर इज काइंड ऑफ ए, यू कैन से, it's kind of a landmark or something
है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कि फिक्स रहने वाली है ना। आप तेज गाड़ी चला रहे हो, उससे क्या होगा, अप्रोच आपकी फास्ट हो जाएगी, आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है, राइट। बट दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम, ऐसा कुछ करके आप समझाने के लिए भी बता सकते हैं आप ऐसा, राइट। तो आप या तो ये बातें आप जो है ना ध्यान रखना, ये सब सारी चीजें जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाएंगे तब ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे, अभी के लिए शायद थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बातें माननी पड़ेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात अभी अधितांश ने बोला, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बीपी मींस वेपर प्रेशर। नहीं, प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सॉरी, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ गैसेस। जैसे मान लो कहीं CH4 और O2 प्रेजेंट है, तो बताओ CH4 का प्रेशर O2 के प्रेशर से डिपेंडेंट होता है क्या? यश, CH4 का प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा? उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो H2O का प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा? H2O के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एट सैचुरेटेड कंडीशन वेपर में। ठीक है, बट यहाँ एक दो बातें और हैं कि जैसे वेपर प्रेशर पे आप आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगाओगे, राइट। इनफैक्ट किसी भी वेपर पे नहीं लगाओगे, मतलब चाहे वो वाटर की हो, एल्कोहल की हो, किसी भी लिक्विड की वेपर्स हो, उन पे आप आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगाओगे, ठीक है। उन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? ये वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सो अब यहाँ पे बात आती है कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स किस पे करता है। तो वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन, देखो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नेचर ऑफ लिक्विड, means electrostatic force of attraction, van der Waals force of attraction in liquid molecule. In liquid molecules, between liquid molecules. And second is temperature. For a certain liquid, vapor pressure only depends on temperature, only depends on. तो अगर हमने लिक्विड फिक्स कर दिया, मान लो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं दो लिक्विड्स की, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, एक जगह हमने वाटर लिख लिया है और एक जगह हमने अल्कोहल लिख लिया है और एक जगह हमने कोई ऑयल लिख लिया है, राइट। इनको कंटेनर में बंद कर दिया, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि भाई कहाँ पे ज्यादा वेपर बन रही होंगी, राइट, कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, राइट। तो वेपर प्रेशर under the saturated condition is going to be different as the nature of liquid is different. But let's say अगर हमने liquid fix कर दिया है, if we have already fixed the liquid is water, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट हो गए, मतलब फिक्स्ड हो गए, कांस्टेंट का मतलब, राइट। तो इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, hence we can remember vapor pressure is proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कितनी बात समझ में आ गई? These 2 points you are able to understand what I am trying to say, nature of liquid and बोलो अधिकांश। ऐसे तो जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ रहा है ना? नहीं, रेट ऑफ एवापोरेशन का वेपर प्रेशर से लेना देना नहीं है, पर वो इनडायरेक्टली तो बढ़ रहा है ना टेम्परेचर के साथ। मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब ये डिपेंड करता है आपने साइज क्या ले लिया। मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और एकदम से छोटे से कप से उठा के उसको एकदम से मतलब सॉरी एकदम से बड़े से उससे उठा के किसी छोटे से कप में डाल दिया,
रेट तो रेट ऑफ एवेपोरेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर एस्केपिंग फ्रॉम liquid surface to water, let's say, liquid surface to gaseous, let's say, phase, that is rate of evaporation. ओके सर, लिक्विड से वो गैस में जा रहा है तो फिर वहां पे क्या है वो हम देखेंगे, रेट ऑफ एवेपोरेशन. हाँ, अगर मान लो हमने सब कुछ सेम रखा है, लेट्स से वी आर कीपिंग द कंटेनर कांस्टेंट, देन यू कैन से ओके, हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन. यस, यस. ठीक है. नेक्स्ट, और कोई डाउट? तो इतना इतना समझ में आ गया. अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. थोड़ा हम अलग चले जा रहे हैं ना, अपनी टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हैं, राइट. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल. ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ, P एक्सटर्नल वाली बात है ना. तो जब जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर P एक्सटर्नल इज नथिंग बट 1 atm, तो जब वो 1 atm के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. शायद थोड़ा बहुत वेपर के बारे में मैंने बताया, वेपर प्रेशर बताया है क्या? मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ, आई हैव टोल्ड यू समथिंग. ठीक है. तो अब जो ये एक्वस टेंशन है, इसमें क्या करते हैं, तो इसको सिंपली आप ऐड कर दोगे. यहाँ पे आपको गैस के कारण प्रेशर आप पता चल गया, टोटल प्रेशर. अब हम पानी कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हमें मिल गया. यहाँ पे टोटल प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पी टोटल की जगह पी गैस लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए. तो पी गैस प्लस पी वाटर या एक्वस टेंशन, P water or you can say or P aqueous tension, and then the answer is going to be 3 plus, इन्होंने कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 26.7 mmHg, right. So you are going to write यहाँ पे आ गया, you have to convert into ATM to 26.7 divided by 760. We are going to solve it क्योंकि ये mmHg में दे रखा है, इसको ATM में कन्वर्ट करना है. So this will come around 3.03 something ATM, है ना, ऐसे आंसर आ जाए. अब बताओ ये क्वेश्चन कितने लोगों को नहीं समझ में आया, और अभी वेपर प्रेशर में कंफ्यूजन है, डाल्टन्स लॉ में कंफ्यूजन है, इसमें अभी कितने हैं, एक पोल ले ले रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें पोल में तो अच्छा रहेगा. हाँ, समझाए तो यस बोलना है, नहीं समझाए नो बोल. चलो, कोई कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें वेपर प्रेशर नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं फिर से थोड़ी बातें बता देता हूँ दोबारा से, है ना. जैसे लेट्स से फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, some liquid is present over here, let's say water ही है, and at a certain temperature some, let's say, water molecule are trying to escape. ठीक है, तो ये भाग गए क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा आ गई थी ड्यू टू एनी रीजन, बट थ्रू द कोलिजन, लेट्स से एनर्जी ट्रांसफर, है ना, चाहे कैसे भी हो, या टेम्परेचर, किसी भी तरह से ये कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल गए, कहाँ पहुंचे, वेपर में पहुंचे, मतलब गैसियस स्टेट में पहुंच गए. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ दिस इज ओपन कंटेनर तो फिर क्या होगा, है ना, इट इज नॉट गोइंग टू कंडेंस, अभी कंडेंसेशन नहीं होगा ना, ये तो राइट, यू कैन से बिकॉज इट इज ए अनसैचुरेटेड कंडीशन ओवर हियर, बाहर की तरफ, है ना, यहाँ वाटर वेपर जो है ना वो कम है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन, है ना, लेट्स से वी आर गोइंग टू से अनसैचुरेटेड कंडीशन.
कि लगातार यहाँ पे evaporation होता रहेगा, and that's why if you are going to keep a, let's say some water or somewhere in a plate or let's say bowl, तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है evaporation के कारण. ये सबको पता है evaporation. Now what we are trying to do is we are closing this container. अब क्या होगा? अब कुछ escape नहीं हो सकते है ना, ये water molecule यहाँ पे रहेंगे ही. अगर ये धीरे धीरे evaporation होता ही रहेगा let's say, तो यहाँ पे इनका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा. इनका नंबर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, राइट? दे आर लेट्स से, एंड आफ्टर दैट इन ऑल दिस कोलिजन कभी कभी हो सकता है कि इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका काइनेटिक एनर्जी से डोमिनेट कर जाए, तो ये कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, तो कुछ पार्टिकल जो है वो कंडेंस होने लग जाएंगे. इतनी बात समझ में आ गई? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, यस नो? है ना? जिनको नहीं समझ में आई थी, कुछ भी नहीं समझ में आया था, जो कह रहे थे हाँ ना कहते रहे, है ना? राइट. अब हमने बोला कि आफ्टर सम टाइम, अब ये मान लो हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, लेट्स से रूम टेम्परेचर ही है, बट दिस विल कीप ऑन हैपनिंग. तो एक टाइम आएगा जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन, मान लो 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए और 100 ही कंडेंस हो गए, देन वी आर गोइंग टू से ऑप्टिमम नंबर ऑफ लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल हैज ऑलरेडी रीच्ड इन द वेपर फेज, एंड दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंडीशन. ऑप्टिमम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलरेडी है, तो अब इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वाटर की वॉल्स पे, है ना, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. ठीक है? पार्शियल प्रेशर और वेपर और द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, वो हो गया आपका वेपर प्रेशर. ठीक है? अब ये वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड नहीं करता. तो जैसे अगर हमने बोला कि यहाँ पे, है ना, वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड नहीं करता, तो जैसे मान लो हमने ये अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ा दिया, मान लो इसको थोड़ा और बढ़ दिया, तो इस अमाउंट ऑफ लिक्विड से यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट? इस अमाउंट ऑफ लिक्विड से कुछ भी चेंज नहीं हुआ. जितने नंबर ऑफ अभी गैस में चाहिए थे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल, उतने ही नंबर अभी भी चाहिए, है ना. सो वेपर प्रेशर हैज नॉट चेंज्ड. अभी लेट्स से अगर हमने मान लो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अभी ये कंटेनर जो भी था इसमें और इसको फैला दिया, राइट, और बड़ा बना दिया, अभी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे चाहिए थे, राइट, लेट्स से उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अभी फिर से मिलेंगे. बट अभी क्या होगा, ये जो इवेपोरेशन है, क्योंकि है ना अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहे हैं, तो ये जो रीच है इवेपोरेशन, सॉरी सैचुरेटेड कंडीशन जो है वो जल्दी रीच हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जा रहे हैं. मान लो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए थे, है ना, वेपर प्रेशर के लिए, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे हमें चाहिए, तो फिर क्या होगा, जल्दी से पहुंच जाएंगे, है ना, इवेपोरेशन. तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो टाइम टेकन है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, या फिर आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी रीच हो जाएगी. प्रेशर ऑफ गैस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है ना वो एक्चुअली में यू आर गोइंग टू से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया है, एक तरह से ऐसे समझ. सो इट इज नॉट गोइंग टू, जैसे अगर मान लो हम कंटेनर बढ़ा भी दें, है ना, तो हमें तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखना है, पर यूनिट एरिया में कितना, है ना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, और इसके कारण पर यूनिट एरिया के कारण कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज. एक तरह से समझा रहा हूं मैं ये, ठीक है? तो यू जस्ट रिमेंबर कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से भी प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, वेपर प्रेशर का. ठीक है? तो अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है. अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट? तो एक तो क्वेश्चन हमने ऊपर देखा, एक क्वेश्चन ये आता है, मान लो एक कोई गैस है, there is a one more example which I am going to explain you. मान लो कोई गैस है, let's say N2, which is collected over water. आपको मैंने बताया था कि गैसेस जो है ना वो है ना वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती हैं, राइट? Why these are collected over water? कि जहाँ से वो बना रहे हैं, wherever they are forming the, let's say, gases, all these gases are going to be a product of some chemical reaction. तो उसके साथ कुछ जो है ना डस्ट पार्टिकल, केमिकल्स, है ना, सॉलिड पार्टिकल्स भी कैरिड आउट होते हैं गैस के साथ. तो वाटर के ऊपर कलेक्ट करने से क्या होता है, वो सारी इम्प्योरिटी वाटर के कारण वेट होके, है ना, नीचे आ जाती है. तो लेट्स से अगर कोई गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट की गई है ना,
तो यहाँ पे पी गैस आया लेट्स से 2 atm, और मान लो एक्वस टेंशन एट दैट टेम्परेचर आया लेट्स से 0.1 atm। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ कि लेट्स से वी हैव शिफ्टेड दिस गैस इनटू अनदर कंटेनर जहां पे प्रेशर ऑफ गैस हो गया लेट्स से 1 atm, तो एक्वस टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हमने आपको समझाया है if you are going to change the volume of container the aqueous tension will not change, it is only a function of temperature। तो यहाँ पे P aqueous कितना रिमेन रहेगा 0.1 atm ये रहेगा। तो यहाँ पे P टोटल आया था 2.1 atm, यहाँ पे P टोटल क्या आएगा 1.1 atm। जो लोग ये बात याद नहीं रखते हैं वो इस P टोटल पे PV इक्वल टू P1 B1 इक्वल टू P2 V2 लगा देते हैं। मैं ये भी बता रहा हूँ कि गलती कहाँ होती है ना। those people who don't remember these things they apply the ideal gas laws on P total। remember ideal gas laws are applicable only for gas not vapors, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो आप अगर यहाँ पे P1 V1 लगा दोगे तो वॉल्यूम अगर डबल कर दिया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, तो आपके हिसाब से आंसर आ जाएगा 1.05 atm एंड दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ पोल के रिजल्ट। 78% लोगों को समझ में आया था अर्लियर एंड ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। आज ये सब बातें समझ गए। इसमें एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है बट आई हैव टू सर्च फॉर दैट क्वेश्चन, कहीं तो था। अच्छा ये बात याद रखना है, ये जो प्रेशर है ना, अगर कहीं पे लिक्विड दे रखा है तो हम वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। कहीं पे मान लो अभी एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ आपका एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है एग्जांपल नंबर 9 और उन्होंने वहां पे लिखा है फ्लास्क इज हीटेड टू 1000 केल्विन। तो 1000 केल्विन पे वाटर अब लिक्विड नहीं रहा, 1000 केल्विन पे वाटर क्या हो गया, गैस हो गया, है ना। तो फिर हम वहां पे आप PV इक्वल टू nRT लगा सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ टेम्परेचर देखना है। अगर रूम टेम्परेचर दे रखा है तो वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के कारण क्या आएगा, वेपर प्रेशर, है ना। और अगर टेम्परेचर आपने 373 केल्विन से ऊपर रख दिया है तो वाटर क्या हो गया, गैस हो गया, गैस के कारण फिर आप यू कैन अप्लाई PV इक्वल टू nRT। तो ये थोड़ा ध्यान रहेगा। ये बातें याद रहेंगी ना, ठीक है। चलो लेट्स से हाँ लेट्स से मैं क्वेश्चन डिस्कस ही कर लेता हूँ, कहीं पे दिख जाएगा मुझे क्वेश्चन। तो नहीं है गैसेस लॉज में। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर क्या दे रखा है 473 केल्विन और व्हाट दे आर फॉर्मिंग, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो अब H2O को गैस की तरह ट्रीट करना है, तब यहाँ पे वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा ना। एग्जैक्टली 100 ml ऑफ ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस एंड 800 mm प्रेशर। तो अब यहाँ पे जब कलेक्टेड ओवर वाटर लिखा हुआ है तो P टोटल इज गिवन, दैट इज 800 mm प्रेशर। ठीक है, तो उन्होंने बोला है राइट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट NTP, वॉल्यूम बताना है, ठीक है, एट NTP। ठीक है, प्रेशर कंडीशन अलग है, तो उसको पता करने के लिए पहले इस कंडीशन में 100 ml के लिए प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालो, ड्राई ऑक्सीजन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला याद रखने वाला है वो ये है, ये एक फॉर्मूला है वो लिख लो, P moist इज इक्वल्स टू P ड्राई प्लस P एक्वस टेंशन, ये लिख लो फॉर्मूला। मॉइस्ट का मतलब है P टोटल, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, P टोटल इज P गैस प्लस एक्वस टेंशन। इनफैक्ट P लिखने की जरूरत नहीं है, एक्वस टेंशन का मतलब ही होता है प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में आपको ये 23 डिग्री सेल्सियस पे दे हैव गिवन टोटल प्रेशर, कैन यू कैलकुलेट ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर, सो दैट इज 21 mm आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि P टोटल इज नथिंग बट P ड्राई प्लस 21, तो P ड्राई आ जाएगा 7 और ये 79 mmHg। Now you can apply P1 B1 by T1 is equals to P2 B2 by T2। आपको P2 पता है, ये प्रेशर पता है, T2 पता है 23 डिग्री सेल्सियस, B2 पता है 100 ml। What they are asking NTP, P आपको पता है 180 m, B आपको पता है, B निकालना है let's say, and T आपको पता है that is है ना 273 केल्विन। कैन यू अप्लाई, और इसको सॉल्व कर लोगे, समझ में आई है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे राइट, ऐसे यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो फिर अभी आई थिंक आज के लिए काफी है, तो आज बस इतना ही रिवाइज कर लो। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे, आपकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और देन वी विल मूव टू इडियोमेट्री। इडियोमेट्री के भी क्वेश्चन है ना इसमें, तो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग डाल्टन्स लॉ वाले क्वेश्चंस। So you can try to solve till question number 16, and then we will do idiometry first, फिर Grams law करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस करेंगे ये। ठीक है, चलो बाय। हाँ बोलो बेटा। यस, Chemical bonding. हाँ बोलो। Sir, we saw that the ice floats on water because H bond breaks the void inside the ice. But when there is more H bonding, is there an expansion in the ice, so it will cause it to melt, right? So how H bonding causes it to float on water? Sorry, फिर से बोलो। Right, whatever you are saying, ना sometimes it is like gets distorted. Whatever you are I'm saying, just sorry. say again. हाँ। Okay, sir. We know that due to H bonding, ice floats on water. Due to H bonding नहीं, due to H bonding what happens is the ice forms a structure which is having vacant spaces. So the complete thing is कि because of that vacant spaces are there, or you can say cage like structure is there, and because of that the volume increases, density decreases, and that's why it floats over water. Okay, आगे। Sir, but we know that the hydrogen bonding breaks the void inside the ice, like the cage-like structure, it can break it. So which Why it will break it? Hydrogen bond will not break it. Water molecule will occupy. If it is going to melt, then water molecules are going to occupy that space first. Okay. So hydrogen bond is bond, because of hydrogen bond you are having a cage-like structure. But when you are started to melt, तो ये bond टूटने लग गए. Now water molecule started to, let's say, flow.
and then which volume it is going to occupy first, which is already available in the molecule, sorry, in the structure, that it will occupy. But sir, then when it melts, it will cause an expansion If it is going to melt, so that is abnormal behavior in the till molecules 4 because the 4 cage-like degrees structure is Celsius. starting to deteriorate. Sorry, फिर से? Yes, sir. What were you saying? I was saying from 0 to 4 degrees Celsius, right? If it is melting, then what is happening is water molecule started to, let's say, occupy those spaces first. So that is abnormal behavior ना कि 4 degree Celsius तक तो expansion आपको दिखेगा नहीं, right? But after that, if you are heating from 4 degrees Celsius onward, then we say now the, let's say, all the spaces has been completely filled in the let's say ice structure, जो ice जो water बन चुका है, right? And after 4 degrees Celsius, if you are going to see, then the water molecules will be having some expansion and density will decrease. So just say if somebody is asking the density of water as 4 degrees Celsius and density of water as 5 degrees Celsius, which is going to be more? 4 degrees Celsius. So he बोलते हैं ना highest density of water is 1 gram per ml, which is at 4 degrees Celsius. Okay, sir. The reason why I got confused is because I read that H bonding breaks the void inside the ice, meaning it is breaking the structure at 4 degrees Celsius. H bonding is breaking ice का मतलब तो ये होगा when you are heating that, let's say, and you are increasing the temperature, then the bond started to break. The But sir, bond you're started to break saying- and the cage-like structure is destroyed. But you're saying that H bonding does not affect the ice at all, like its structure. Like I am saying is कि H bonding is creating a cage-like structure. ठीक है? I'm not saying कि it is not let's say affecting. Okay. I'm just saying कि कैसे बोलूं इसको? What I was saying, concept was this कि because of a hydrogen bonding, it is having cage-like structure. When you started to melt, hydrogen bond break होने लग गए, है ना? Hydrogen bond started to break, and then what will happen? The water molecule is going to be free. यही बताया ना मैंने, ऐसे हाथ से बताया था ना, right? This is the structure. Let's say it started to break, and it started to, let's say, move, flow, and whatever the remaining molecules are there, in that water molecules are going to occupy spaces, and that's why the volume is going to decrease and density is going to increase. तो जो तुमने पढ़ा होगा वो फिर से बोलो, तुम क्या स्टेटमेंट बोल रहे थे? Where you are getting confused? H bonding breaks the void inside the ice, which causes expansion and which causes the rigid structure of ice to So break down. that is into the meaning is when the H hydrogen bond breaks, comma, hydrogen bond breaks, the voids of let's say inside the ice started to distort or break. तो यहाँ पे एक pause है ना, comma है कि because of this is happening है ना. Okay. Hydrogen bonding is breaking, तो फिर ये जो है ना, ये आपके जो voids है वो खत्म होने लग जा तो रहे हैं. सर मतलब स्टेटमेंट दिया है, वो लोग एब्सोल्यूट बता नहीं रहे हैं ऐसे ना. वो पता नहीं मैंने कहाँ, या तो वो स्टेटमेंट मुझे भेजो तो आई विल टेल यू कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, बट दैट इज द मीनिंग व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड. As the hydrogen bonds are breaking, the ice structure is going to destroy it, and that's why they are saying कि voids are decreasing and then the volume is decreasing like that. Okay. बोलो Sir, सूरज. Yes, one हाँ more doubt. बोलो, बोलते जाओ. Sir, in chemistry module 2, page 69, passage 4, there's one statement which I doubt in. 69. Passage Passage number 2. 4. Yes. Passage 4. Passage 4. Passage 4. Okay. इसमें fourth point I did not understand. The cations with 18 electron in outermost shell brings greater polarization. ये pseudo electronic configuration है. Okay. In अच्छा, Fadal वही है I had क्या? told you na, when the 18 electrons are there, then pseudo electronic configuration is going to be there, and that will create more, let's say, covalent character. So sir, how both cations have same size and same charge? That is charge by size ratio. कहाँ पे लिखा है? Sir, वही statement में लिखा है. The cations with 18 electron in outermost shell brings greater polarization of anion than those
with inert gas configuration. अच्छा ये ऐसा कह रहे हैं, राइट? व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि जैसे Na प्लस है, Na प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 10 inert gas configuration हो गया. So Na plus, or let's say if you are going to say Cu plus, so Cu plus is having 18 electrons pseudo inert gas configuration. So but the polarizing power of Cu plus is more than Na plus. This is what they are saying. Okay. हाँ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो CuCl में ज्यादा होगा NaCl से. So the मतलब language is different, मतलब उन्होंने अलग तरह से कहा है, बट कहा वही है. तो सारा 18 इलेक्ट्रॉन के आगे होगा उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट वो ज्यादा होगा भले ही वो 10 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज से, मतलब हाँ हाँ, but हाँ, just you remember this है ना कि Cu plus और Zn2 plus are going to have more covalent character than Na plus और calcium 2 plus. Okay, got it. Yes, thank you, sir. Okay. Any other doubt? सर हाँ H2O जब गैस बनता है तभी हम उस पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं. हाँ, तो सर जब वाटर वेपर बनता है तब वो गैस नहीं रहता, मतलब वो क्या होता है? एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, गुड क्वेश्चन. एक कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको बोलते हैं रियल गैस कॉन्सेप्ट, और एक है आइडियल गैस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन दैट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, मतलब उसमें हम मानते हैं आइडियल गैस को ऐसा मानते हैं कि वी आर गोइंग टू लेट्स से कवर दैट पार्ट थोड़ा जब रियल गैस में आएंगे. देन वी आर गोइंग टू से कि जो आइडियल गैस है दैट कैन नेवर बी लिक्विफाई. अच्छा. हाँ, मतलब आइडियल गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको जीरो माना जाता है, एंड दैट वे वी कैन नॉट नेवर बी लिक्विफाइड. तो जो नॉर्मली जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर जो गैसेस मिलती हैं वो उस टेम्परेचर उनका लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. जैसे हाइड्रोजन हो गई है ना, SO2 वगैरह, O2 है ना, इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो दैट इज गोइंग टू -70 -80 ऐसा, और भी कम रहेगा, राइट? So they are having at the room temperature itself, they are having sufficient kinetic energy कि force of attraction उस पर overcome ही नहीं करता. And that's why we are saying कि हाँ हम इनको गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं. बट वेपर्स जो है, वेपर्स में तो sufficient let's say force of attraction present है, अभी उनको गैस की तरह कंसिडर नहीं कर सकते ना. वेपर्स तो आराम से कंडेंस होती है ना. हाँ. राइट. तो अब उन्हीं वेपर्स को लेट्स से उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को है ना, इफ यू आर गोइंग टू हीट टू ए सर्टेन एक्सटेंट, लेट्स से 1000 केल्विन तक आपने हीट कर दिया, तो अब उनके अंदर इतनी एनर्जी हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू कैन नेग्लेक्ट. अच्छा, तभी फिर वो लिक्विफाई तब नहीं फिर हो वहां पाएगा. पे तब वहां पे लिक्विफाई होने वाले चांसेस खत्म हो जाते हैं. दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. क्रिटिकल टेम्परेचर एक पॉइंट और होता है, आई थिंक मैंने मेंशन किया होगा, नहीं किया है तो आगे बताएंगे रियल गैस में. तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर आपका नीचे है ना, अगर, तो यू कैन नॉट लेट्स से लिक्विफाई. हाँ हाँ, समझ. सॉरी, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, नॉट नीचे. इफ द टेम्परेचर इज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जैसे अगर वाटर का लेट्स से क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ ऐसा आता है, लेट्स से आई हैव टू चेक, बट लेट्स से मान लो 500 केल्विन कुछ आता है, तो 500 से ऊपर अगर टेम्परेचर है देन यू कैन नॉट लिक्विफाई, इवन दो यू विल अप्लाई नो लेट्स से व्हाटएवर अमाउंट ऑफ प्रेशर, यू कैन नॉट लिक्विफाई. हाँ सर, समझा. तो जब भी वेपर की बात आएगी, मतलब लिक्विड्स की बात आएगी, तो वेपर प्रेशर मानेंगे, और व्हेन दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन की ट्रीटेड एज ए गैस, तो वहां गैस मान लेंगे. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, और कोई डाउट? बट दिस क्वेश्चन वाज वेरी गुड. गुड. बाय. चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर.